है और यही चीज दुनिया जो है वो सबसे ज्यादा पसंद करती है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ देश है और जो हमारे कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। खासतौर से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स आए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, उनको भी ये मौका होगा कि जब वो एग्जीबिशन के थ्रू गुजरे तो वो राजस्थान की संस्कृति को जानने का मौका उनके लिए होगा, क्योंकि राजस्थान पर्यटन में अपने महलों के लिए, अपने किलों के लिए तो जाना ही जाता है। राजस्थान अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। मुकुल जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि ना सिर्फ पर्यटन सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, मान सकते हैं अब राजस्थान को किस तरीके से जो विश्व पटल पर भी राजस्थान की एक जो छाप है वो नज़र आती है। और ऐसे में इस तरह की जो कार्यक्रम है, राइजिंग राजस्थान की अगर हम बात करें, वाइब्रेंट गुजरात जो है वो सभी को याद है, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसी एक कार्यक्रम किया। अब जो राइजिंग राजस्थान जैसे एक कार्यक्रम है, कितना इसके ज़रिए जो खासतौर से छोटे और मध्यम उद्यमी हैं उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जब हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह के कॉन्क्लेव होते रहे हैं, लेकिन उसका अगर हम कहें कि किसने स्टार्ट किया तो वो था गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात आज एक पैमाना है जो दूसरे स्टेट्स को फॉलो करते हैं। राजस्थान गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है और गुजरात का जो मॉडल है वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो राजस्थान भी चाहता है कि उस मॉडल को हम फॉलो करें, और जब हम उस मॉडल को फॉलो करते हैं तो गुजरात ने अपने कल्चर को पूरी दुनिया के सामने रखा है, अपने कल्चर को बेचा है, अपने कल्चर को उन्होंने अच्छे से मार्केट किया है। तो उसमें गुजरात का खान पान है, गुजरात की लोक संस्कृति है, और राजस्थान का भी जब कल्चर और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि कितनी रिच हिस्ट्री है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान जो है अग्रणी स्टेट है। अगर हम बात करते हैं पर्यटन के तौर पे, तो टूरिस्ट जो आता है वो यहाँ पर आकर देखता है कि राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री क्या है, इनका पहनावा, इनका खान पान, और ऐसे में जो लोकल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये जो तमाम एग्जीबिटर्स आए हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज आए हैं, उनके लिए ये मौका होगा कि राजस्थान का कल्चर को वो टेस्ट करें, उसको महसूस करें और फिर जाके अपने अपने कंट्रीज में उसको बताएं। और इसलिए इस तरह के समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो स्टेट को तो बेनिफिट करते हैं, साथ ही जो लोकल आर्टिसंस है, लोकल इकोनॉमी है, ग्राउंड रूट पे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल विशाल, और उसी वजह से क्योंकि अब आज के समय में जब हम बात करते हैं तकनीकी रूप से प्रौद्योगिकी के साथ साथ किस तरीके से लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे में और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें ज़्यादा निवेश की जो संभावनाएं हैं, जो अवसर हैं, वो राजस्थान में अब नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो मैं वेस्ट से स्टार्ट करूंगा। जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है वो अपनी रिफाइनरी के लिए, बाड़मेर की रिफाइनरी अब बहुत तेजी से ऊपर आ रही है और इंडिया की जो एक्सपर्टीज है वो रिफाइनिंग में है। इसके अलावा भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ल्ड सोलर अलायंस को भी इनिशिएट किया और अब दुनिया के काफी देश उसके मेंबर बन चुके हैं। और राजस्थान के ही जोधपुर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो किस तरह से हम जो है गैर परंपरागत तरीके से हम बिजली को पैदा करें, ये भी अपॉर्चुनिटी राजस्थान आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोटा की, कोटा एजुकेशनल हब है, उसके अलावा कोटा टेक्सटाइल का भी हब है। अगर हम मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहे कोटा को तो गलत नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको लेकर कोटा बहुत आगे है। और इसके अलावा सांगानेर का प्रिंट मैंने आपको बताया, मकराना का मार्बल, ताजमहल इसका एक उदाहरण है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उनकी जानकारी लेते हुए, साथ ही जो लोक कलाकार हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसके बारे में भी लगातार जो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं उनको जानकारी दे रहे हैं। और इस तरह की जो कार्यक्रम है उनके जरिए विशाल किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो विकसित भारत के रास्ते पर जो भारत आगे बढ़ रहा है, कितनी गति इस तरह के आयोजन से अब मिल पाएगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने लोक वाद्यों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने उनको देखा भी। तो राजस्थान का जो रावण हत्था है वो बहुत मशहूर है। और अगर आप मेहरानगढ़ किले में जाएंगे या सोनार किले में जैसलमेर के तरफ जाएंगे तो आपको रावण हत्थे के साथ एक लोक कलाकार आपका स्वागत करता हुआ जरूर मिलेगा। और इसलिए मॉडर्निटी विद योर हिस्टोरिकल हेरिटेज, यही इस बात का विजन प्रधानमंत्री ने दिया है। और
प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को कहते रहे कि हम किस तरह से अपने रूट्स को शोकेस करें, क्योंकि विदेश के अंदर मॉडर्न चीजें हैं लेकिन हमारे पास हमारी संस्कृति है जो हजारों साल पुरानी है, और हमारी संस्कृति आती है लोक कलाओं से, जिसके अंदर हमारा लोक संस्कृति, लोक संगीत है, हमारा खान पान है, हमारे लोक कलाकार हैं, हमारा लोक शिल्प है। तो ये सारी चीजें आज शोकेस की गई हैं राजस्थान के अंदर, और ये चीजें ही इंस्टेंटली कनेक्ट करती हैं फॉरेन डेलीगेट्स को भी और फॉरेन बिजनेस हाउसेस को भी। मैंने बात करी गैर परंपरागत एनर्जी सोर्सेज की, मैंने बात करी रिफाइनरी की, मैंने बात करी स्टोन एंड मिनरल्स की, और सबसे ज्यादा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में पुष्कर फेयर बहुत मशहूर है, जो कैमल फेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर होता है पुष्कर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान जो है कोर्स वुल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हब है, और इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर भारत की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो ये तमाम चीजें हैं, एजुकेशनल हब है, एजुकेशन के अंदर हम एजुकेशन टूरिज्म की हम बात करें तो वो काफी चीजें हैं जो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, और यही बात राजस्थान इस बात को दिखाने के लिए आज ये मौका है राइजिंग राजस्थान। जी बिल्कुल, और इस राइजिंग राजस्थान की अगर बात की जाए, लगातार तस्वीरों के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो तकनीकी रूप से जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से अलग अलग जानकारी जो है वो प्रदर्शित की गई है। साथ ही यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं उसके तहत हमने देखा उनसे भी वो बातचीत करते हुए नज़र आए, और कैसे आज के समय में जो देश का युवा है वो देश को आगे बढ़कर और आगे ले जा सकता है, उस पर भी विशाल अगर देखा जाए जो युवा हैं, महिला हैं, इन पर भी एक अलग फोकस जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नज़र आता है। उनके लिए जितने अवसर हो सकते हैं वो कैसे ईजाद किए जाएं, कैसे रोजगार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में भी लगातार कई अहम पहल हुई हैं और इसकी बानगी भी यहाँ नज़र आ रही है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के विजन की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो लखपति दीदी के बारे में हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री का इस विजन से कितना ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, खासतौर से महिलाओं को फायदा हुआ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में भारत जो है वो दुनिया का मोस्ट यंग कंट्री है, और यही वजह है कि यहाँ का जो यूथ है वो पूरी दुनिया को मैन पावर के लिए जाना जाता है। हम एक स्किल्ड एजुकेटेड यूथ प्रोवाइड करते हैं बतौर मैन पावर पूरी दुनिया को। तो यही रीजन है कि ये इस तरह के जो समिट्स हैं वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत क्यों एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, भारत क्यों एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है, और भारत के अलग अलग स्टेट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ यूपी, बल्कि तमाम स्टेट्स, क्योंकि हमें एक सब कुछ मिलकर, हम तमाम स्टेट्स मिलकर ही भारत का जो विकसित भारत का जो विजन है प्रधानमंत्री का, उसको पूरा कर सकते हैं। 2047 तक हमें सबको साथ मिलकर चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गुजरात लीड कर जाए और बाकी स्टेट्स पीछे रह जाए। प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि हमने आपको एक रास्ता दिखाया है, गुजरात ने एक रास्ता दिखाया है, बाकी स्टेट्स को उसको फॉलो करना है, अपने कल्चर को शोकेस करना है। गुजराती कल्चर जो इंडियन डायस्पोरा है वेस्ट के अंदर या अमेरिका में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बतौर गुजरात के एम्बेसडर के तौर पे। और यही वजह है कि राजस्थान का अपना भी एक डायस्पोरा है जिसको हम मारवाड़ीज कहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो राजस्थान के शेखावटी इलाके से ही निकले हुए हैं, और उनको भी एक इम्पोर्टेंट एम्बेसडर के तौर पे शोकेस करना चाहता है राजस्थान। और यही वजह है कि एक पूरा सेशन इंडियन डायस्पोरा को, जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज हैं, उनको समर्पित किया गया है। जी बिल्कुल, उनको पूरी तरीके से समर्पित, और खासतौर से जैसे आप बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य में विकास की जो बयार है वो पहुंचे, बल्कि जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसी को चरितार्थ करते हुए अब हम मान सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं इस तरह के जो कार्यक्रम हैं। विशाल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मुकुल। जी विशाल, जानना चाह रहे हैं आपसे जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही अब कहीं ना कहीं जो हमारे अलग अलग राज्य हैं जो कि एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं, अब उन्हीं पर वो चरितार्थ होते नजर आ रहे हैं।
मुकुल, आपने बहुत अच्छी बात की, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और जोड़ी है, सबका प्रयास। तो जो सबका प्रयास है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल इसलिए हो जाता है कि जब तक सारे इंजन और सारे मशीन और सारे डब्बे एक कोहेजन में नहीं होंगे, तब तक हम विकसित भारत का जो हमारा विजन है हम उसको पूरा नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री बार बार यही जोर देते रहे हैं कि हमें उस विजन को पूरा करने के लिए हमें यूनाइटेडली काम करना है, हमको एक साथ काम करना है और सबको एक गति के साथ आगे बढ़ना है। तो एक सिम्फनी होना चाहिए, एक सिनर्जी होना चाहिए। और इसके लिए जो आज का ये राइजिंग राजस्थान है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। खास तौर से मैंने बात की उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से। उन्होंने ये कहा कि हमने ये राइजिंग राजस्थान को स्टार्ट करने से पहले वो गुजरात गए, वो मध्य प्रदेश गए, वो अलग अलग स्टेट्स में गए और उनके पॉजिटिव इनपुट्स लिए कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो करीब 30 पॉइंट उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको अपना काम जल्दी करवाने के लिए रेड टेपिज्म सबसे बड़ा उसमें रोड़ा होता है। तो सिंगल विंडो के जरिए इन्वेस्टर को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उसका ससम्मान के साथ उसको राजस्थान के अंदर इनवाइट किया जाए, उसको तमाम वो सुविधाएं दी जाए जो वो अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में उसको जरूरत है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और खासतौर से इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो विदेशी निवेशक हैं अलग अलग देशों के जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी मुखातिब होते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहीं ना कहीं विशाल अगर देखा जाए एक उत्सुकता जो है, एक जिज्ञासा जो है, और जैसा हम बात कर रहे थे सबका साथ सबका विश्वास, साथ ही इसके साथ साथ अब ये जो एक बदलाव इस पूरे दौर में हमें नज़र आता है, पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, एक बड़ा बदलाव जो है वो लगभग हर एक क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव, क्योंकि दूरदर्शन जहाँ भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है हम उसको लाइव कवर करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अलग अलग समिट्स हमने देखा, अब उत्तर प्रदेश और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और बाकी स्टेट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी में डबल इंजन की सरकार की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी राजस्थान के भजन लाल सरकार जो है वो बताना चाह रही है। और राजस्थान सरकार ये कह रही है कि राजस्थान में डबल इंजन है, सेंटर में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। इसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए और यही वजह है कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि राइजिंग राजस्थान जो उन्होंने शुरुआत की है प्रधानमंत्री के कर कबलों से, आज उसकी शुरुआत हो जाएगी औपचारिक तौर पे, 3 दिन तक ये चलने वाला है। तो प्लान ये है कि अगले 5 सालों में इकोनॉमी को डबल किया जाए और उसके लिए ये सारी कवायद हो रही है। जी बिल्कुल, और इस तरह की कवायद की अगर बात की जाए विशाल, क्योंकि जो निवेशक हैं वो पहले इतनी संख्या में नहीं नज़र आते थे, ना ही इस तरीके से निवेश होता था, और जो खासतौर से वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, कैसे उस क्षेत्र का विकास हो सकता है, कैसे उस निवेश के ज़रिए हम विकास को गति दे सकते हैं। शायद अब से पहले इस तरह की जो सोच है, एक सकारात्मक सोच देश को और ज़्यादा विकासशील बनाने की, वो शायद नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब सोच यही है कि अगर कहीं निवेश हो रहा है तो इससे ना सिर्फ उस राज्य को बल्कि वो जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह का इससे लाभ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मुकुल आपने, लेकिन आप सबसे पहले सवाल ये है कि कोई आपके यहाँ आके पैसा क्यों लगाएगा? क्या आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आके अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाए? राजस्थान एक लैंडलॉक स्टेट है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश ये है, लेकिन जो सड़कों का जाल बिछा है, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में भी हम बॉर्डर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और मुकुल अब प्रधानमंत्री जो है वो मेन हॉल में आ चुके हैं और सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और काफी देर से इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री मेन हॉल में आ चुके हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को और हम सभी भारतवासियों को मान, गर्व और एक नई पहचान दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
और एक नई पहचान दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और उन्हें साकार करने हेतु सरकार और दिव्य सज्जनों, आप सभी को भी नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इसमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। यकीनन हमारे और दिव्य सज्जनों, देखा जाए तो ये समिट सिर्फ एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ के नागरिकों के सपनों और उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और उन्हें साकार करने हेतु सरकार और उद्योग की साझेदारी के साथ राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की अभिव्यक्ति है। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यकीनन हमारे संकल्प को, हमारे विश्वास को और अधिक बल देती है। His bold and decisive decisions, his continuous efforts towards strengthening of global ties and partnerships with the other countries, connecting with the Indian diaspora, has definitely defined the spirit of India's growth and competitiveness, revolutionizing the industrial landscape and the investment landscape in the country, and opening immense opportunities for states like Rajasthan to shine on the global stage. तो यहाँ के भाव विभोर नागरिकों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रवासी राजस्थानियों की तरफ से और समस्त लोगों की तरफ से सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार सहित स्वागत करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ मेजबान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की आन बान और शान और ये पहचान राजस्थान की साफा भेंट करें। में आने का पधारो हमारो देश। और अब एक ये विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए एक तलवार चूरू के प्रतिभाशाली शिल्पी विनोद जागर, जिन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, 2 वर्षों की कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ी पर सूक्ष्म नक्काशी कर इस अनूठी कलाकृति को साकार किया है। इस तलवार पर महाराणा प्रताप के जीवन के 6 प्रमुख प्रसंग उकेरे गए हैं। चेतक के साथ उनका अंतिम क्षण, भामाशाह द्वारा सहायता, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ और हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। ये कला देवी सज्जनों 100 वर्षों से चूरू के एक परिवार द्वारा संजोई जा रही है और आज राजस्थान की वीरता, कला, संस्कृति का प्रतीक ये तलवार हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच में, उनके नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता में राजस्थान की डबल इंजन सरकार आज समर्पित है राजस्थान में रोजगार और विकास के नए अवसर लाने की तरफ। ये सरकार समर्पित है अगले 5 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में अपने राजस्थान के सहयोग को, योगदान को अहम बनाने की तरफ। और अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इतने भव्य शिखर सम्मेलन को आयोजित करना, ये राजस्थान के सरकार की नियत, नीति, निष्ठा और सोच को दर्शाती है। तो इस नियत, नीति, निष्ठा और सोच के पीछे की इच्छा शक्ति, अब उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी को, जो कि राजस्थान के सतत न्याय संगत और समावेशी विकास को समर्पित हैं। आप सभी की तालियों के बीच में मैं आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस राइजिंग राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुभारंभ के अवसर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के प्रति
आपका स्नेह के लिए मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से, सभी प्रवासी भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस समारोह में उपस्थित उद्योग जगत के सितारों, निवेशक बंधुओं, विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधिगणों एवं प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का, साथ ही मंत्रीगणों का, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों का भी इस समिट के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान के लिए गौरव का दिन है, जब राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। आप विकास पुरुष हैं, आप आधुनिक भारत के कर्णधार हैं, विकसित भारत के शिल्पकार हैं। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आपके प्रयासों के कारण ही देश और देशवासियों का सम्मान पूरी दुनिया में इतना बढ़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक साथ काम प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रदेश के हर कोने में पेयजल की सुलभ उपलब्धता के साथ ही खेती और उद्योगों को भी पर्याप्त जल हो सकेगा। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का
तत्काल समाधान किया जा सके। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं एमएसएमई पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र एवं राज्य के माननीय मंत्रीगणों के साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं निवेशक एक साथ बैठकर राज्य में और निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहन इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए अत्यधिक उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समिट के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए पूरे राज्य की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिससे कम समय में भी इस समिट का इस बृहद स्तर पर आयोजन संभव हो सका है। आइए हम सब मिलकर इस समिट के माध्यम से प्रारंभ हो रही राज्य की नई विकास यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस समिट को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजस्थान के विकास की तरफ जो आपकी सोच है, विजन है, मिशन है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए। और देवी सज्जनों, अब आपका ध्यान केंद्रित करते हैं इस समिट की थीम पर। A very well thought theme that encapsulates the very essence of the Rising Rajasthan Global Investment Summit and the future vision for Rajasthan. ये थीम है राजस्थान परिपूर्ण है, जिम्मेदार है और तैयार है। इस थीम के पीछे जो जुनून है, जो जज्बा है, जो मूल्य हैं, जो दृष्टिकोण है, इसे हमने एक फिल्म में समाहित किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आप रिमोट का बटन दबाकर इस फिल्म को लॉन्च कर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ करें। वेलकम टू राजस्थान, द लैंड ऑफ हिस्ट्री, रॉयल्टी एंड किंग्स, of rich traditions and vivacious colors, the largest state of India. The year 2047 will mark the birth centenary of the world's largest democracy. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has envisioned Viksit Bharat. आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। In his dream for India lies a dream for Rajasthan and its 18 million people. A dream of Rajasthan's rising. A vibrant industrial hotbed and home to global corporations. Leveraging strong advantages such as sound industrial infrastructure, raw material availability, skilled manpower, remarkably peaceful industrial relations climate, and excellent market access. Rajasthan's robust transportation networks and excellent logistic hubs are being further augmented with new greenfield expressways and airports. Mega growth centers have been planned, including the Rajasthan Petro Zone, close to the upcoming $9 billion refinery and petrochemical complex. Along DMIC and right next to the saturated industrial zones of National Capital Region. The sands of Rajasthan hold the richest treasures of diverse mineral resources.
and its latest finds of rare earth minerals. Today, Rajasthan is the front runner in powering the Prime Minister's vision of fostering a sustainable planet. The Prime Minister's visionary river linking projects for water security of the state is taking shape. And shaping a new future for households, farmlands and industries. Having laid this strong foundation, the state designed the Rising Rajasthan Global Investment Summit to beckon the investor community to this land of opportunities. A diligent, high-octane outreach across the world and the country covered over 75 investor meets within 100 days. This effort was rewarded with Rising Rajasthan closing an investment commitment of over 35 trillion rupees. The culmination of this unprecedented outreach is the landmark 3-day Global Investment Summit, Rising Rajasthan. The state continues to build on its natural strengths. This is Rising Rajasthan, rising in the eyes of young startup entrepreneurs, eager to script the future. In the smile of the farmer, whose land now yields golden harvest and green power. In the promise of good health in far-off villages. In the living standards of enterprising rural women. In the skilled hands of empowered youth. And in the unstoppable energy of the land whose time has come to shine. सभी दर्शकों, ये है हमारा नया उभरता राजस्थान। गौरवशाली अतीत वाला राजस्थान भविष्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है और आप सभी का आह्वान कर रहा है कि विकसित राजस्थान के निर्माण में आप अपना सहयोग दें। और इस सहयोग को आमंत्रित करते हुए अब समय है हमारे देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों को आमंत्रित करने का, जो कि देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के विकास की तरफ उनकी क्या सोच है, क्या निवेश के प्लान्स हैं, वे आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अनिल अग्रवाल जी को, फाउंडर एंड चेयरमैन वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। राम राम साहब, खंबागढ़। राइजिंग राजस्थान के इस इन्वेस्टर्स महाकुंभ में पधारे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, माननीय मंत्रीगण, गवर्नर साहब, कैबिनेट के मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेंबर ऑफ मीडिया, साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी होने की एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। उनकी लीडरशिप में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने टैक्स में कटौती की बात की। सब लोग आश्चर्य हो गए। इस स्टेप का फायदा ये हुआ, छोटे टैक्स पेयर्स जो टैक्स नहीं देते थे वो भी टैक्स देने लगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी कई गुना बढ़ गई।
लाल फीताशाही को खत्म करने की तरफ उन्होंने स्टेप उठाए हैं। राजस्थान इंडिया का एक स्वीट स्पॉट है। धरती के ऊपर खेती समृद्धि लाती है। बिलो द ग्राउंड फार्मिंग और सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इस ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है। प्रैक्टिकल तौर पे मैं जियोलॉजिस्ट हूं। मुख्यमंत्री जी अभी लंदन गए थे। वहां के जियोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट के माध्यम से राजस्थान की नेचुरल रिसोर्स की दिखाई। नेचुरल रिसोर्सेज में कितना पोटेंशियल है राजस्थान में उन्हें दर्शाया। दुनिया के सभी सफल देश बिलो द ग्राउंड रिसोर्सेज के कारण ही डेवलप हुए हैं। हमारे राजस्थान में इटली से 3 गुना ज्यादा इमारती पत्थर का भंडार है। राजस्थान का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट गुजरात, जहां पोर्ट भी है, के पड़ोसी होने का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां राजस्थान में तेल, गैस, पोटाश, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर क्या नहीं है और प्रचुर मात्रा में है। मुझे गर्व है हिंदुस्तान जिंक, केन, हमने अभी तक 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया है। 5000 कंपनियों को उससे लाभान्वित हुई हैं और उनका काम चल रहा है। हम नेशनल एक्सचेकर टैक्स के माध्यम से हर साल 50,000 करोड़ रुपया हमारा अनुदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें 10,000 करोड़ हर साल राजस्थान गवर्नमेंट को जाता है। हमारा एक्सपेंशन का काम चालू है। बहुत दिलो दिमाग से काम चल रहा है। इसको हम 3 गुना राजस्व को बढ़ा देंगे। 1,50,000 करोड़ राजस्व देश को जाएगा, उसमें से 40,000 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट को आएगा और 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमने नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है, जिसमें कि रॉ मटेरियल जिंक, लेड, सिल्वर, हम ही सिल्वर राजस्थान में बनाते हैं, हमने इजाद की है और 2500 टन सिल्वर बनाएंगे। और इस इंडस्ट्रियल पार्क में रॉ मटेरियल हम सप्लाई करेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट। हम इसके अंदर पावर देंगे और हमारा उम्मीद है कि 500 इंडस्ट्रियां वहां स्थापित होंगी। इसके अलावा हमने राजस्थान में पहल करके बच्चों और महिलाओं के लिए 3,400 नंदघर की स्थापना की है। हिंदुस्तान में पूरे 6,600 नंदघर चल रहे हैं। उसमें 5 लाख बच्चे और महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जब चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मिला, उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी इच्छा है कि 25,000 नंदघर बनने चाहिए। मैंने उनसे वादा किया है 2 साल के अंदर हम 25,000 नंदघर बनाएंगे। मैं भरतपुर राजस्थान में पैदा हुआ। उसके बाद बचपन और जवानी मैंने बिहार में गुजारी। मेरी माताजी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में 85 साल पहले हॉस्टल में पढ़ी हैं।
हम राजस्थानी हिम्मत, रिस्क उठाना और कभी हार न मानना, ये सभी गुण हम राजस्थानियों में है और खासकर हमारी महिलाओं में। मैंने यहाँ की महिलाओं की शक्ति देखी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने घर वापस आया हूँ। मेरे सब लोग जो यहाँ आए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि राजस्थान में आए, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी कम है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी जगह है। आप यहाँ इन्वेस्ट करें, हमने इन्वेस्ट किया है, हमको बहुत फायदा हुआ है, आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अनुभवों को हमारे साथ यहाँ पर साझा कर सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और अब आमंत्रित हैं श्री करण अडानी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अडानी सीमेंट्स, पोर्ट्स एंड SEZ। Honorable Prime Minister of Bharat, Shri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Rajasthan, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhajan Lal Sharma ji, distinguished ministers, captains of the industries, and my dear friends, good morning. It is an absolute privilege to be here at the Rising Rajasthan Summit 2024. This state that we call the land of kings is a timeless reminder of India's rich heritage. Rajasthan is the land where the age-old songs of the desert meet the hum of innovation. This balance of preservation and progress is a lesson for all of us. Ladies and gentlemen, in our search of growth, it is essential to remember that progress without respect of our cultural roots is fleeting. But progress that honors our rich tradition is transformative. And no one better has balanced these two aspects than our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Sir, India stands in the middle of a transformative decade, one unlike any in our history. And the world acknowledges that you have been the force behind this extraordinary change. The power of this transformation is not just in sentiment. It is evident in the numbers, the vision, and the outcomes. When you assumed office in 2014, India had a GDP of 1.85 trillion, built over 66 years of independence. In the past decade, under your leadership, that number has more than doubled. When you assumed leadership in 2014, India had invested $6 trillion in its economy over its entire history since our freedom in 1947. In just 10 years, under your vision, India has already mobilized and invested $8 trillion. When you assumed leadership in 2014, the Nifty stood at 8,000. Today, it stands at an astounding 23,000, reflecting the confidence of investors, entrepreneurs, and citizens across our nation and abroad. And perhaps the most remarkable, according to me, is this one. When you assumed leadership in 2014, a staggering 23% of our population lived in poverty. Today, that number has been cut to 11%, with 250 million people lifted out of poverty. This is not just a statistics.
It is a story of families finding hope, of children dreaming again, and a nation reclaiming its promise. Honorable Prime Minister, you represent hope. You represent aspiration. And today, families across India feel empowered to dream, and the promise of better tomorrow feels very tangible. Under your leadership, the world no longer views India as an emerging power. It looks to us as a leader of Global South. You have set a benchmark for developing nations, combining economic progress with dignity, influence with conviction, and balancing strength with humility. Honorable Chief Minister, under your visionary guidance, Rajasthan is undergoing a historic transformation. The issuance of 25,000 appointment letters and the ambitious goal of creating 4 lakh jobs for the youth is a testimony to your commitment to empowering future generations. Your vision for doubling the state GDP in the next 5 years gives us immense confidence to further expand our investment in this state. Let me now take this opportunity to outline some of our investment plans in Rajasthan. The Adani Group plans to invest over rupees 7.5 lakh crores across various sectors of the state economy, with over 50% of this investment being made over the next 5 years. Let me elaborate. We plan to build the world's biggest integrated green energy ecosystem involving 100 gigawatts of renewable energy, 2 million tons of hydrogen, and 1.8 gigawatts of pump hydro storage. These investments will turn Rajasthan into an oasis of green jobs. Beyond energy, Rajasthan is critical to our ambition to become India's largest cement company. We will set up 4 new cement plants to build additional capacity of 6 million tons per annum in the state. In addition, there are other investment plans such as developing a world-class facility at Jaipur Airport, multimodal logistics parks, and ICDs that will support your transformative plan for Rajasthan. Honorable Chief Minister, as I conclude, let me reaffirm the Adani Group's commitment to Rajasthan. We look forward to working with you to help shape a future that not only honors Rajasthan's legacy, but also sets new benchmark for your state's timeless legacy and boundless potential. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Adani, for your reaffirmations of investing in the state. और अब आमंत्रित हैं श्री कुमार मंगलम बिरला जी, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor, Honorable Rajasthan Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma ji, distinguished ministers in the Rajasthan government, senior officials of the administration, friends from industry, a very good morning to all of you. प्रधानमंत्री जी, आज मौका है आपको बोलने का, पधारो हमारे देश। मैं आज यहाँ अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक प्रकार से मेजबान के रूप में उपस्थित हूँ। I'm here as an ambassador of Rajasthan to India and to the world. It feels truly special to be here in Rajasthan, a land that holds a very deep connection to my roots and my heritage. And although I have never lived here, Rajasthan has been a big part of my family's
consciousness. As some of you may know, my great-grandfather and the patriarch of the Birla Group, G.D. Birla, was born at Pilani in Rajasthan. His legacy, rooted deeply in this land, continues to resonate in the very spirit of Rajasthan. From our roots in Pilani, we have grown into a $65 billion global conglomerate with a presence in 41 countries across 6 continents. It is humbling to realize that this journey started here just 200 kilometers away. A journey shaped by a vision that business ultimately must be a force for good. My family's relationship with Rajasthan, of course, extends far beyond business. 20वीं सदी की शुरुआत में मेरे परिवार द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी पाठशाला आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से एक मानी जाती है. BITS Pilani has gifted thousands of dynamic leaders and entrepreneurs to India and, in fact, to the world. BITS Pilani today counts amongst its alumni over 6,500 founders and co-founders of startups across the world. 13 ventures founded by BITSians are either unicorns or decacorns, and it is only appropriate that now BITS Pilani is widely known as India's entrepreneurial factory in a desert. Business and beyond, our success speaks to the power of this soil. It speaks to the resilience of its people. It speaks to the timeless wisdom embedded in our culture, and it speaks to the spirit of Rajasthan, a spirit that dares to dream, to build, and to thrive against all odds. And in our own way, we have stayed connected with our roots. Today, 6 of our group businesses have a significant presence in Rajasthan, anchored by over 25,000 people across our operations in the state. Our cumulative investment in the state till date stands at close to 50,000 crores. We take great pride in having contributed to Rajasthan's manufacturing prowess. Our cement business, Ultratech, has a capacity of over 20 million tons here in Rajasthan. Just to put it in context, that's greater than the total capacity in the United Kingdom. Our telecom business in Rajasthan encompasses close to 8 million subscribers, over 11,000 sites, and 10,500 kilometers of optic fiber cable networks. Our fashion retail business has a massive retail footprint here in Rajasthan. Across our businesses, we are committed to significantly scaling up our investments. I foresee the group investing over 50,000 crores in the next few years, spanning cement, renewables, telecom, and retail. In fact, we are looking to invest around 6,000 crores in the renewables business alone over the next 1 or 2 years. In cement, we plan to add 10 million tons of capacity at Nathdwara, and as an ode to the artisanal talent in the state, our jewelry retail business plans to set up a small manufacturing facility in the state as well. हमारा निवेश एक तरह से हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है राजस्थान पर, यहाँ के मेहनती और उद्यमी लोगों पर और चीफ मिनिस्टर जी भजन लाल शर्मा जी के प्रगतिशील लीडरशिप पर. The state's vision for developed Rajasthan 2047, we believe, is a bold commitment to industrial growth, job creation, eradicating poverty, and elevating the standard of living, a vision that inspires and aligns with our aspirations for a thriving and prosperous Rajasthan. Rajasthan's rise is inevitable, and I believe that there are 4 foundational factors for that. First is its mineral base that was spoken about. The state has a leading mineral base in India, producing the 2nd largest amount of minerals in the country. As India advances towards Viksit Bharat 2047, Rajasthan's pivotal role as a primary hub for raw materials becomes increasingly important.
Second is infrastructure. In many ways, Rajasthan is to India what the Silk Route was to the ancient world, a vital artery of commerce and of culture. Third is tourism. The tourism sector contributes around 12% to the state's GDP. It should come as no surprise that every third tourist who visits India also visits Rajasthan. Credit for that must go to the government for creating a conducive environment for the broader tourism and hospitality industry to thrive in. Fourth is renewable energy. Rajasthan ranks second amongst Indian states in terms of installed capacity of renewable energy. As of early 2024, the state surpassed 18 gigawatts of installed solar capacity, making it the leading state in India in terms of solar capacity generation. Today it accounts for 1/4 of India's cumulative large-scale solar capacity. In fact, I believe that Rajasthan is poised to emerge as a global solar energy hub. To summarize, the 4 pillars that form the foundation of Rajasthan's progress are minerals, infrastructure, tourism, and renewable energy, MITR, or should I say, Mitra, a friend and a true partner in development. By adopting a contextual and sustainable approach to investment promotion, Rajasthan can unlock its full potential. The government has set up a target of doubling the state's economy from its current size of $12 trillion to $30 trillion in the next 5 years. I believe that Rajasthan is well positioned to become a top investment destination, contributing significantly to India's goal of becoming a $5 trillion economy. Prime Minister, sir, the other day a journalist from a leading global publication asked me for my opinion on the investment climate in India. और मैंने उनसे कहा कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने निवेश के लिए हमारे राज्यों के बीच ऐसी कंपटीशन कभी नहीं देखी. This is the climate in which lives, and I believe that this has been set in motion, sir, by your vision of cooperative federalism. After all, as Rajasthan rises, India rises, and as every state prospers, India prospers. Before I conclude, I have a simple message for all the global investors here. Rajasthan is ready. Are you? Padharo Mhare Desh, Nivesh Karo Mhare Desh. Welcome to Rajasthan and invest in Rajasthan. बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का, and also sharing your massive and impressive footprints which you have casted in the state. Thank you, sir. And now inviting Shri Anand Mahindra ji, the chairman of the Mahindra and Mahindra Limited. Most respected Prime Minister, Honorable Governor, respected Chief Minister, Your Excellencies, distinguished guests and dignitaries from all over the world, welcome to the Rising Rajasthan Summit, or more appropriately, Khamagani. आज जयपुर पहुंचते ही मेरे मन में राजस्थान की बावड़ियों की तस्वीर उभर आई. अब आप सोच रहे होंगे ये एक इन्वेस्टर समिट है, तो बावड़ियों की बात क्यों सोच रहे हैं? दरअसल आज के लिए ये तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि ये बावड़ियां उस इनोवेशन का सबूत हैं जो राजस्थान के लोगों की विशेषता रही है. ये बावड़ियां इस महान राज्य के इतिहास के हैं, लेकिन इनमें राजस्थान के तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के बीज भी हैं. आज हम इस समिट में
उसी इनोवेशन और प्रगति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए साथ आए हैं। आप सभी का यहां मौजूद होना हमारे लिए गर्व की बात है। Now the people of Rajasthan for millennia have adapted to climate, invasions, famines, and more, emerging victorious on each occasion. So it's no coincidence that Rajasthan's innovative people have also spread around the country and the world as merchants who help the country and the world grow and prosper. So the humble stepwells, which I alluded to in Hindi in my comments, which I hope all the overseas visitors will get a chance to see, those stepwells are a perfect example of how throughout ancient times people used innovations in Rajasthan to harvest water, cool the climate, filter the water, and all in one stroke. A mark of the innate ingenuity of the people of Rajasthan. Now, our company's history with Rajasthan is indeed a long one, across 4 major areas. We've been manufacturing tractors near Jaipur since 2002. Mahindra World City, Jaipur, has become a true magnet for foreign investors, with 143 companies having invested over 7,000 crore rupees, creating 63,000 jobs, generating 23,000 crores of exports since inception. And of course, we're ready to welcome more. This is for all investors here wanting to come to Rajasthan, whether manufacturing or services. It's a plug-and-play venue that will allow you to leapfrog your business strategy instantly. Club Mahindra, our resorts business, has 6 properties across the state, with plans to nearly double that in the coming years. And of course, our solar division has erected over 1.1 gigawatts in Rajasthan and already committed investment of over 11,000 crores to achieve an additional 2.8 gigawatts of capacity. The Mahindra Group has created direct employment for over 5,000 people in Rajasthan today, with plans in place to increase this significantly over the next 5 years. So all in all, Mahindra's commitment to seeing Rajasthan rise remains strong and unwavering. So to all the dignitaries and investors around the world, I close by using a local expression. Je nahi dekhiyo Rajasthan, to jag mein aakir ke kariyo. Thank you. Jai Hind, Jai Rajasthan. Thank you very much, sir, for sharing with us this deep-rooted, innovative knowledge and culture of Rajasthan, and then your further plans of investing here. तो देवी सजनों, हमारे सभी उद्योगपतियों के संकल्पों और प्रतिबद्धताओं से ऊर्जित होकर, उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर राजस्थान जब अपनी विकास यात्रा का नया अध्याय लिखने जा रहा है और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है, हमारे अगले कदम क्या हो? क्या हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो विकसित राजस्थान की तरफ? इसकी तरफ हम अब सभी रुख करते हैं हमारे पंत प्रधान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की तरफ। तो आप सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। एज वाज सेड बाय मिस्टर अडानी, यू स्टैंड एज अ symbol of hope and aspiration for us. And as you join us, we request you to lead us, to guide us. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण,
सांसदगण, विधायकगण, इंडस्ट्री के साथी, विभिन्न एम्बेसडर्स, दूतावासों के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत
दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में
अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है। एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है। और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। राजस्थान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। भारत ने इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इसमें भी राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क में से अनेक पार्क यहां पर बन रहे हैं। साथियों, राजस्थान दिल्ली और मुंबई जैसे इकोनॉमी के 2 बड़े सेंटर्स को जोड़ता है। राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट्स को नॉर्दर्न इंडिया से जोड़ता है। आप देखिए,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 250 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इससे राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा ऐसे जिलों को बहुत फायदा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का 300 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। ये कॉरिडोर जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों से होकर गुजरता है। कनेक्टिविटी के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का सेंटर होने के कारण राजस्थान निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। खासतौर पर ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए तो यहां अपार संभावनाएं हैं। हम यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास कर रहे हैं। यहां लगभग 2 दर्जन सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। 2 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हुआ है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। साथियों, भारत के समृद्ध फ्यूचर में हम टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। भारत में नेचर, कल्चर, एडवेंचर, कॉन्फ्रेंस, डेस्टिनेशन वेडिंग और हेरिटेज टूरिज्म सबके लिए असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है, धरोहरें भी हैं, विशाल मरुभूमि और सुंदर जिले भी हैं। यहां के गीत, संगीत, खान पान, उसके लिए तो जितना कहे उतना कम है। टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो चाहिए वो सब राजस्थान में है। राजस्थान दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां लोग शादी ब्याह, जीवन के पलों को यादगार बनाने के लिए राजस्थान आना चाहते हैं। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी बहुत अधिक स्कोप है। रणथंभौर हो, सरिस्का हो, मुकुंदरा हिल्स हो, केवलादेव हो, ऐसे अनेक स्थान हैं जो वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वालों के लिए स्वर्ग है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार का अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हेरिटेज सेंटर्स को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। भारत सरकार ने लगभग अलग अलग थीम सर्किट से जुड़ी योजनाएं भी शुरू की है। 2014 से 2014 के बीच 10 साल में भारत में 5 करोड़ के आसपास विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच भारत में 7 करोड़ से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आए हैं। और आप ध्यान दीजिए, इन 10 वर्षों में पूरी दुनिया के 3-4 साल तो कोरोना से लड़ने में निकल गए थे। कोरोना काल में टूरिज्म ठप पड़ा था। इसके बावजूद भारत में आने वाले टूरिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है। भारत ने अनेक देशों के टूरिस्ट को ई वीजा की जो सुविधा दी है, उससे विदेशी मेहमानों को बहुत मदद मिल रही है।
भारत में आज डोमेस्टिक टूरिज्म भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। उड़ान योजना हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, प्रसाद स्कीम हो, इन सभी का लाभ राजस्थान को मिल रहा है। भारत के वाइब्रेंट विलेज जैसे कार्यक्रमों से भी राजस्थान को बहुत फायदा हो रहा है। मैंने देशवासियों से मेड इन इंडिया का आह्वान किया है। इसका फायदा भी राजस्थान को होना तय है। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बॉर्डर एरिया टूरिज्म, इसे बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में आपका निवेश राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को ताकत देगा और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा। साथियों, आप सभी ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी चुनौतियों से परिचित हैं। आज दुनिया को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बड़े से बड़े संकट के दौरान भी मजबूती से चलती रहे, उसमें रुकावटें ना आए। इसके लिए भारत में व्यापक मैन्युफैक्चरिंग बेस का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। अपने इसी दायित्व को समझते हुए भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भारत की दवाएं और वैक्सीन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें भारत की रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। राजस्थान से भी बीते वर्ष करीब करीब 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। 84,000 करोड़ रुपीस। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल है। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में पीएलआई स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलार पीवी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सेक्टर्स में बहुत अधिक उत्साह है। पीएलआई स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लाखों युवाओं को नए रोजगार भी मिले हैं। यहां राजस्थान में भी ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का अच्छा बेस तैयार हो चुका है। यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी राजस्थान में उपलब्ध है। मैं सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा, इन्वेस्टर से आग्रह करूंगा, राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को भी जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है एमएसएमईज। एमएसएमईज के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमईज पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के
27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमई को लगातार मजबूत कर रही है। भारत के एमएसएमई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान देखा जब दुनिया में फार्मा से जुड़ी सप्लाई चेन क्राइसिस में आ गई तो भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया की मदद की। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत का फार्मा सेक्टर बहुत मजबूत है। ऐसे ही हमें भारत को बाकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्ट्रांग बेस बनाना है और इसमें हमारे एमएसएमईज का बड़ा रोल होने जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने एमएसएमईज की परिभाषा बदली है ताकि उन्हें ग्रोथ के और अधिक अवसर मिल सके। केंद्र सरकार ने करीब 5 करोड़ एमएसएमईज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। इससे इन उद्योगों के लिए एक्सेस टू क्रेडिट आसान हुआ है। हमने एक क्रेडिट गारंटी लिंक्स स्कीम भी चलाई है। इसके तहत छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। बीते दशक में एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। साल 2014 में जहां ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए होता था, आज ये 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। इसका राजस्थान भी बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। एमएसएमईज की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये विजन ग्लोबल है और उसका इंपैक्ट भी ग्लोबल है। सरकार के स्तर पर हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी हम हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबका प्रयास की यही भावना विकसित राजस्थान बनाएगी, विकसित भारत बनाएगी। साथियों, यहां देश और दुनिया से अनेक डेलीगेट्स आए हैं। बहुत सारे साथियों की ये पहली भारत यात्रा होगी। हो सकता है राजस्थान की भी उनकी पहली यात्रा हो। आखिर मैं यही कहूंगा, स्वदेश लौटने से पहले आप राजस्थान को, भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। राजस्थान के रंग बिरंगे बाजारों का शॉपिंग एक्सपीरियंस, यहां के लोगों की जिंदा दिली, ये सब कुछ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर सभी निवेशकों को राइजिंग राजस्थान के संकल्प को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका मार्गदर्शन निस्संदेह हमारे निवेशकों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, जो राजस्थान को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रवासी राजस्थानियों से भी अपनी मन की बात कहने का। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, requesting you all to remain at your respective seats and wait for the next announcement from my end.